नमस्ते जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज की कक्षा हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं। और हम लोग जान रहे थे इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट में कि भारत में ब्रिटिश कंपनी रेवेन्यू सिस्टम को कैसे रखा। और उसी के तहत मैंने बताया था कि जमींदारी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी, महालवाड़ी आदि नीतियों के तहत उन्होंने भारतीयों को आर्थिक रूप से अपने साम्राज्य हित के लिए प्रयोग किया। और ऐसे में भारत दिन पर दिन निर्धन होते चला गया और स्थितियां ऐसी आई कि 1876 के आसपास बहुत भारी मात्रा में अकाल देखने को मिला, जिससे लगभग 3 करोड़ लोग मृत्यु के शिकार हो गए। और उस स्थिति में भी ब्रिटिश कंपनी अपनी साम्राज्य हित के सुरक्षित रखने के लिए ऑलरेडी अनाज उसके पास उपलब्ध था भंडारण के तौर पर, लेकिन भारतीयों पर खर्च ना करके वह फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए रखे हुए थे। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि कितना वो निर्मम तरीके से भारतीयों को निर्धन किया और फिर अकाल और मृत्यु के लोक में जाने पर मजबूर कर दिया। ऑलरेडी हम लोग आज पढ़ेंगे खैर अकाल। और अकाल में आपको देखने के लिए जो नज़र आएगा वो इस बात से आप भली भांति अवगत रहेंगे कि अकाल भारतीयों में पड़ा और लगभग 1876 के आसपास भारत के लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मरे, अकाल से मरे। और उस समय भी भंडारण में ब्रिटिश गवर्नमेंट के भंडारण में ऑलरेडी अनाज था। एक ब्रिटिश ऑफिसर से बोला कि सर अनाज है, अनाज को आप दीजिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा कि सब मर गया तो गांधी क्यों नहीं मरा। और ये उस अनाज को सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेनाओं पर खर्च करने हेतु एब्जॉर्ब किया हुआ था। अगर उस वर्ष अनाज को ये कर देता, लोगों में बांट देता, तो लोग को मरने से बच जाते। लेकिन वो अपने साम्राज्य हित के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा था। तो भारतीयों के मेहरबानियों से और भारतीयों के अकाल पड़ने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज जो हम लोग जानेंगे साथियों, वो जानेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट भारत पर पड़ा, और उसमें आज विशेष तौर पर अकाल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? अकाल। देखिए कि किस तरह से अकाल पड़ा और फिर भारतीयों की किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य हित के मुताबिक यूज किया, प्रयोग किया। तो अकाल को देखने का तरीका हमारा इस तरह से होना चाहिए कि अगर अंग्रेजों ने शोषण किया, भारत में अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ा उसका क्या प्रमाण देंगे? प्रमाण तो देना होगा ने। तो प्रमाण के तहत आप बता देंगे कि 1770 के पहली अकाल, भारत में 1770 में जो पहली अकाल पड़ा उससे बहुत सारी भारत के आबादी भूखे से मरे। फिर बता देंगे कि 18वीं सदी के दौरान लगभग अकाल पड़ने से 3 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास भारतीयों की जाने गई। उसके साथ साथ देखिएगा कि कारण में क्या कारण था कि अकाल पड़ा। तो परंपरागत उद्योगों का पतन, क्योंकि उन्होंने तेजी गति से मॉडर्न वस्तुओं का भारत में बाजार लगा दिया। अपनी वस्तुओं को इंग्लैंड भारत के लिए बाजार बनाया और भारतीयों के समक्ष क्या हुआ कि मॉडर्निटी वस्तुओं का उपलब्धता बढ़ गई। तो परचेजिंग करने का भारतीयों के पास क्षमता ही नहीं था। मुट्ठी भर ही लोग थे जो उसका प्रयोग करते थे, मजबूरन बस भारतीय लोग प्रयोग करते थे। तो ऐसे में भारतीयों का जो हस्तकरघा उद्योग था, परंपरागत उद्योग था, उस उद्योग का पतन हुआ, उस इंडस्ट्रीज का पतन हुआ। अब देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि इस तरह से कैसे पतन हुआ। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत गिरावट देखने को मिली, कृषि उत्पादन हुआ ही नहीं। तो कृषि क्षेत्र का पतन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसको इस तरह से क्लासिफिकेशन के माध्यम से देखिए कि अन्न का अभाव हुआ, अन्न तेजी गति से प्रोडक्शन क्षमता कम गई, बाजार में अन्न उपलब्ध नहीं रहे, भारतीय लोग के पास जो परचेजिंग क्षमता होता है उसका भी क्षमता नहीं बचा। तो ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं अकाल की ओर जाएंगे। फिर देखिए निर्यात, भारत में तेजी गति से धन का निर्यात हो रहा था ब्रिटेन के और उसके बदले में वहां से कुछ आ नहीं रहा था। आगे काला बाजारी,
काला बाजारी क्या है कि उस समय भारत में बहुत सारे काला बाजारी भी होता था। काला बाजारी को आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे और लोग थे जो वस्तुओं को, मालों को गोडाउन में सीज करके रख देते थे और अकाल पड़ने पर उसे निकाल कर और तेजी गति से बेचते थे। जैसे आज हम लोग कैसे करते हैं कि आलू हो या अन्य फल फ्रूट्स होता है जिसे हम स्टोर में स्टोर कर देते हैं और उसकी मांग बढ़ती है तो हम लोग निकालते हैं। तो इसी प्रकार ब्रिटिश कर रही थी कि जब वस्तु खत्म हो जाता था, मार्केट सुना हो जाती थी, तो ऐसे में वो निकालता था। अकाले के दौरान आपको ये बात मैं बताऊं तो 1876 के आसपास बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसमें लगभग 3 करोड़ भारतीयों की जानें गई। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी गोडाउन में खाने का अनाज था, लेकिन वो अनाज वो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार पर खर्च करने हेतु रखे हुआ था। उसी का अधिकारी बोला कि सर लोग मर रहे हैं, आप जो गोडाउन में माल रखी हुई है अनाज उसको रिलीज कीजिए, मैं बांटूंगा भारतीयों के बीच, क्योंकि जाने जा रहा है दिन पर दिन लोगों को। लेकिन विंस्टन चर्चिल नाम का एक अंग्रेज कहा तब सब मर रहा है तो गांधी क्यों नहीं मरा। तो सोचिए इसका क्या नीति था। वो पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य के हित हेतु कार्य कर रहा था। उसके सामने क्या भारतीय क्या हिंदुस्तानी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। आगे उत्पादन की कमी। उत्पादन की कमी भी अधिक था। गवर्नमेंट की उपेक्षा, गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भारतीयों की उपेक्षा किया, ना इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया, ना ही हस्तकरघा उद्योग में, ना ही परंपरागत उद्योग में, और तो और उन्होंने बागवानी फसल का बढ़ावा दिया। और बागवानी फसल का बढ़ावा दिया जैसे में जूट, कपास जो तेजी गति से हो, अफीम आदि, सोरा, इन सबों का बढ़ावा दिया और तेजी गति से भारत के जो भूमिया था उसको बंजर बना दिया। तो आपको इस तरह से समझना चाहिए। दूसरी बात कि उत्पादन की कमी के अंतर्गत देखिएगा तो कमी इसको 2 कॉन्सेप्ट में देखेंगे। पहला तो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना। ब्रिटिशर्स कहते थे कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया तो मैं क्या करूं, यह तो नेचुरली सिस्टम है। तो आप गवर्नमेंट हैं, आप सरकार हैं, भारत को आप चला रहे हैं, तो ऐसे में आपका ये दायित्व बनता है कि आप राहत कार्य करें। लेकिन उन्होंने कुछ राहत कार्य भी ना किया और भारत के लोग बहुत सारे थे जो कहीं ना कहीं भूमिहीन हो गए, निर्धन हो गए, गरीब हो गए, मरने पर उतावले हो गए, मरना उनकी मजबूरी हो गई, चाहे तो भूख से मरिए या तो ब्रिटिश के शासन से मरिए। तो आपको इस चीज को समझ में आया होगा। अब जब ये सारी घटनाएं घटी तो इन्हीं सभी घटनाओं को, यही सब घटनाओं को जितना भी उन्होंने अन्य प्रभाव के माध्यम से भारतीयों को बंजर बनाया, निर्यात ले गया अपने और खूब भारत से कच्चा माल रॉ मटेरियल ले गया, काला बाजारी किया, उत्पादन में कमी हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट की उपेक्षा, गवर्नमेंट ने यहाँ के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया, कुछ उसके लिए राहत कार्य नहीं किया। अगर ब्रिटिश कंपनी उद्योग में इन्वेस्टमेंट करती तो कुछ भारतीयों को रोजगार भी मिलता। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिसमें अगर ब्रिटिश कंपनी राहत कार्य करना चाहती तो भारतीयों को भूख से कम राहत होने के लिए एक उपलब्ध हो जाता समस्या। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और अपने साम्राज्यवादी हित के तहत अपना कार्य को करता रहा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो 1876 में, जो कि मैंने पीछे बताया, अकाल आया था। अब यह सभी गतिविधियां हुआ कि तेजी गति से ब्रिटिश भारत से धन ले गया और धन ले जाकर भारत को धीरे धीरे निर्धन बना दिया और यूरोप के डेवलपमेंट होते चला गया। कुछ समय बाद इसी कॉन्सेप्ट को लोगों ने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निष्कासन। इसका मतलब क्या होता है धन का निष्कासन? यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसका तात्पर्य पहले समझिए कि इसका धन का निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका क्या तात्पर्य होता है। तो इसका तात्पर्य है कि जब हमारे देश से ढेर सारी तेजी गति से वस्तुएं जाए, हमारे हाथ से तेजी गति से वस्तुएं जाए और उसके बदले में उधर से कुछ ना लौट के आवे, उसी को हम कहते हैं धन का निष्कासन। कि धन का एक तरफा बहाव हो, उसके बदले कुछ ना आए। आप 16वीं 17वीं और 14वीं 15वीं सदी में जाके देखिएगा तो
भारत से कच्चा माल जब जाता था, रॉ मटेरियल, तो वहाँ से उसके बदले कॉइन्स में सोने और चांदी के सिक्के आते थे, सोना चांदी आता था। तो ऐसे में भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। जब जब विश्व में भूमंडलीकरण हुआ, पक्ष जो था भारत की ओर झुका, तो भारत समृद्ध था, भारत के सोने की चिड़िया हम बोलते थे। लेकिन जब तेजी गति से सोना भारत आया, तो अंग्रेजों को भी इस बात के इल्म हुआ कि यदि हम भारत को सोना चांदी दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक अवस्था सही नहीं होगी। तो उन्होंने भारत में व्यापार गतिविधियां स्थापित किया, धीरे धीरे भारत को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें कुछ भारतीयों की भी जिम्मेवार थे, भारतीय शासक में भी अंतःद्वंद था। तो आपको ये समझ में आ गया कि धन का निष्कासन क्या है, कि तेजी गति से हमारे देश से कोई वस्तु उसके देश जाए और बदले में उसके यहाँ से कुछ ना आवे, इसी को हम कहेंगे धन का निष्कासन या धन का एक तरफा बहाव। माध्यम क्या था, धन का निष्कासन का माध्यम क्या था? तो माध्यम में आप समझिए कि 1857 और 1773 के बीच निष्कासन तेजी गति से हुआ, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, और प्लासी के युद्ध होने के बाद आप देखें कि अंग्रेज किस तरह से गोलाकार अपना भौर बनाकर भारत में रहना प्रारंभ कर दिया। बक्सर के युद्ध जीता, कुछ समय बाद बंगाल का शासन के डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया और निर्वहन करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया। दूसरा इसी में देखिए माध्यम में कि ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन पेंशन में बचत। बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी आते थे ब्रिटेन से, उसको भी वेतन और पेंशन मिलता था। तो जो वेतन और पेंशन मिलता था वो पैसा कहाँ से आती थी? भारत से। तो बहुत सारे विचारक बोलते हैं कि उन्होंने अपने देश से आया, आपके देश में काम किया तो वेतन मिला, पेंशन मिला, कौन सा बड़ा बात मिला? सही मिला। अंग्रेजों ने आपके देश में रेल चलाया, उसके बदले धन दिया वित्त पूंजियों को, तो कौन सा बड़ा गलत किया? आपका डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उसके पीछे उसका नीतियां सारा का सारा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे में रहें और भारत को निर्धन बना दे। तो ये था सैन्य व्यय और बाहरी अभियानों के लिए। आप देखिए कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार का दौर था। इन्होंने भारत से तेजी गति से माल का प्रोडक्शन करवाया और बाहरी जो सैन्य अभियान होता था वहाँ के लिए भारत से ही धन और खाद्य सामग्री जाती थी। तो युद्ध हो रहा है, ब्रिटेन लड़ रहा है अपने लिए, सैनिक भी भारत से और धन दौलत भी भारत से। तो ऐसे में तो नेसेसरी है कि निश्चित है कि अकाल आना ही आना है। तो इस तरह से आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में समझ आया। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ के विचारक कौन कौन थे जिन्होंने इस बात को समझा? तो विचारक यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के विचारक में दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त जिसे आरसी दत्त भी बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस रनाडे और अय्यर। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नाम का पुस्तक लिखा और उसमें भारत के निष्कासन के लिए पूर्ण ब्यौरा दिया कि भारतीय धन निष्कासन से भारत को किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। अगला इन्होंने लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी का दो महत्वपूर्ण पुस्तक थे जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन के बारे में पूर्ण व्याख्या दिया और इस बात को भारतीयों को, जो भारतीय इंटेलेक्चुअल थे, उन सभी को सामने रखा कि आप देखिए अंग्रेज किस तरह से भारत के धन को तेजी गति से अपने देश ले जा रहे हैं और भारत धीरे धीरे निर्धन बनता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भी हम लोग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उसका कारण है कि सोने को चिड़िया को बहुत ही सोची समझी के तहत ब्रिटिशर्सों ने, वो तो कहा था कि हमारा शासन पिता तुल्य है, हम ट्रस्टीशिप के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन बाद में लोगों ने, जस्टिस रनाडे जैसे लोगों ने समझा कि ये कोई पिता तुल्य काम नहीं है, ये साम्राज्यवादी हित के तहत अपना कार्य करता है। तो याद रखिएगा इस पुस्तक के नाम प्रश्न आते रहते हैं हर तरह के एग्जामों में कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। एक और व्यक्ति को नाम जान लीजिए जो एक पुस्तक लिखे हैं,
रमेश चंद्र दत्त, इसका बुक है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने बताया कि इंडिया में किस तरह से इकोनॉमिक्स की हालातें हैं, कैसे भारत को खंगाला जा रहा है दिन प्रतिदिन। आगे देखिए ऑल ओवर इसका परिणाम, क्या परिणाम रहा। परिणाम जानने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि इंडिया से धन का जाना और धन का निष्कासन होना, इसका स्रोत क्या था। तो जो स्रोत के तहत हम देखते हैं वो पर्सनली स्रोत था और पब्लिक स्रोत था। ब्रिटिश से कुछ लोग आते थे, जैसे बीत पूंजी, वो भारत में निवेश करते थे बागवानी फसलों पर और तेजी गति से यहाँ से कमा के धन अपने देश ले जाते थे। तो ऐसे भी जाता था क्योंकि निवेश करने में बहुत कम पूंजी लगता था और उसको उत्पादन करके यहाँ से ले जाकर कुछ बेचकर और ब्रिटेन में वो अपना स्थिति को सुदृढ़ करते थे। दूसरी बात, कुछ बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे जो व्यापारिक गतिविधियां करते थे और यहाँ से कहाँ जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। अब सोचिए, भारत में वो फसल उपजाया, भारत में सब कुछ किया, भारत में ट्रेड किया, लेकिन ये सारा पैसा कहाँ चला गया लेके, इंग्लैंड। अगर वो भारतीय है, भारत में ट्रेड कर रहा है, भारत में फसल उपजा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भारत में ही करेगा, तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां, मनी पावर रिसाइकल की तरह घूमता रहेगा, रिसाइकल की तरह घूमेगा कि नहीं। और ऐसे में ये डायरेक्ट पैसा इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा था। अब ऑल ओवर इसका परिणाम समझ लीजिए। परिणाम में है कि विकास की गति बाधित हुई विकास का। गरीब ने समाज एवं संस्कृति को भी बहुत क्षति पहुंचाया, जो स्थितियां, गरीबी स्थितियां आई, उसने भी बहुत क्षति पहुंचाया। तीसरा बात कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रत्येक दौर में इसका योगदान मिलता रहा। लोगों ने भारतीयों को इस तरह से पुरजोर मनोबल और हौसला मोटिवेट कर करके इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते रहा। ये थोड़ा बात है जो आपको मैं बता देता हूँ कि जब 1876 के आसपास भारत में बहुत बड़ा अकाल आया था, जिसमें बंगाल और अन्य क्षेत्रों में लगभग 3 करोड़ लोग भारतीय मर गए थे, और ऑलरेडी ब्रिटेन के जो शासक था उसके पास गोडाउन में माल थी, अनाज था खाने को। उसी का ब्रिटिश अधिकारी कहा था कि सर, गोडाउन में जो माल है रिलीज कीजिए, भारतीय लोग अकाल से मर रहे हैं। तो विंस्टन चर्चिल नाम का एक अंग्रेज था, वो कहा गांधी क्यों नहीं मरा अभी तक। तो आप उसका नीतियां समझिए। और वो पूरा माल गोडाउन को सीज करके इसलिए रखा हुआ था ताकि वो उस माल से जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में सेना जा रही है उसका उसका मतलब क्या करे, प्रयोग करे, उस युद्ध में प्रयोग करे। उसका मेन उद्देश्य ये था। तो आप समझिए, इसी के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि इस तरह से क्या हुआ, विंस्टन चर्चिल ने गांधी को इस तरह से शब्दों से प्रयोग किया। तो आपको समझना होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से अपने कार्यों को निर्वहन कर रही थी और किस तरह से भारत में अकाल और भारतीयों को अकाल का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग भारतीय स्वर्ग भी सिधार गए। तो आप सोचिए कि आज आप इस जमाने में हैं, आपका क्या वैसा परेशानी नहीं है, लेकिन सोचिए उस समय के कितना लोग होंगे जिनकी माताओं बहनों को, अगर कोई बहू होगी तो उसका सुहाग उजड़ गया, कोई माता होगी तो उसका बेटे नहीं रहा, तड़प तड़प कर भूख से मर गया। लेकिन आज आप इस जमाने में जी रहे हैं। सोचिए अनाज का उस समय में क्या मूल्य था। इसलिए हम लोगों को अनाज की समझना चाहिए कि अनाज क्या होता है। इसलिए आप लोग भी इतना लो थाली में कि ना जाए नाली में। आप समझिए, अनाज का मूल्य समझिए। तो फिर से मैं आपको इस बात के लिए अकाल पर रिपीट कर देता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अकाल का आने का कारण क्या था, उसकी ब्रिटिश की सारी नीतियाँ। अकाल आने का कारण यही था कि ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीतियाँ। 1876 के आसपास देखिएगा तो जो अकाल पड़ा उसमें भारत के लगभग 3 करोड़ लोग, खास करके बंगाल के लोग मर गए भूख से। ऑलरेडी गोडाउन में अनाजें थी और ब्रिटिश एक सिपाही था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह रहा था कि सर माल रिलीज कीजिए जो गोडाउन में रखी हुई है, नहीं तो भारतीय लोग मर रहे हैं भूख से, ऐसे में हमारी छवि खराब होगा।
तो विंस्टन चर्चिल नाम का एक अंग्रेज कहता है कि सब मर रहा है तो गांधी क्यों नहीं मरा है अभी तक, क्योंकि गांधी से ये लोग परेशान भी थे एक तरह से, गांधी की रणनीतियों से। और वो मान वो रखा हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है, जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें हम अपने सिपाहियों को संरक्षण हेतु, उसकी ज़रूरतें हेतु पूर्ति करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा कि ब्रिटिश हम लोगों को कितना पीड़ा दिया है, इसलिए अन्न का मोल आपको समझना होगा। इसलिए मैं आपसे भी कमेंट करूंगा कि इतने लीजिए थाली में कि वो ना जाए नाली में। आप मूल्य समझिए अन्न को। तो मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।